नमस्कार, मैं पवन कुमार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरु में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। और इसके अंदर दो भाग हैं। इनमें पहला भाग हम जातिवाद को देखते हैं, ये यूनिट 3 का अध्याय है। तो आज का ये जो टॉपिक है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो सामान्य राजनीतिक रुचि रखते हैं या सामान्य सामाजिक रुचि रखते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर वो बारीक बातें दी गई हैं जो कि आप जिनको महसूस करते हैं, और वो सारी बातें जो हैं रियल में आपके सामने आप एक घटनाक्रम के रूप में गुजर रही हैं, वो देख रहे हैं। तो इसीलिए सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले, कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी वीडियो में सांप्रदायिकता का पेश करूं वो भी आप तक जल्द पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक साथियों तक इसको शेयर करें। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। और इसके अंदर पहला हम पार्ट देखते हैं, जातिवाद। एक्चुअल में जातिवाद यानी कास्टिज्म क्या है? ये जाति से निकल के आया है। जाति एक सामाजिक संरचना है जो कि बहुत प्राचीन काल से भारत के अंदर चलती आ रही है। भारत के अंदर की बात कर रहे हैं हम। और ये जो व्यवस्था है भारतीय लोकतंत्र को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है वर्तमान समय में, जिससे कि आने वाले समय में अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है तो इसके बहुत बड़े घातक दुष्परिणाम देश को भुगतने पड़ सकते हैं। जाति जो शब्द है ये पहले वर्ण व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। यानी पहले वर्ण व्यवस्था थी। ये बात करें हम गुप्त वंश की बात करें तो वर्ण व्यवस्था थी। ये वर्ण व्यवस्था तो कर्म और व्यवसाय के सिद्धांत पर जुड़ी हुई थी, लेकिन ये व्यवस्था जो है बाद में विकृत होती गई और ये जाति में बदल गई। यानी वर्ण व्यवस्था तो वही है, जैसा काम करेगा वैसा वर्ण है, लेकिन अभी जाति में ऐसा नहीं है। अगर जिस जाति का उसके लोगो लग गया और वो जाति के पेशे से भिन्न अगर कार्य कर रहा है तो भी वो जाति का लोगो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो पहले ये बात करें हम वर्ण व्यवस्था थी, वो जाति में कन्वर्ट हो गई। और ये जाति जो है धीरे धीरे एक विखंडनकारी प्रवृत्ति के रूप में, माने कि जाति प्रथा के रूप में बहुत समय तक चली। और आज के समय में ये जातिवाद हो गया, यानी कास्टिज्म। ये बार बार शब्द आता है कि जातिवाद जातिवाद, तो वो ये जातिवाद में कन्वर्ट होगी। और ये इतना ज़्यादा आज के समय में फैल चुका है कि भारतीय एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। और जब वो अंग्रेजों का भारत के ऊपर राज का जमाना था, उस समय उनको यहाँ राज करना था, इसीलिए उन्होंने जो है देश को डिवाइड करके, यानी उन्होंने अलग अलग ग्रुपिंग करके और देश के ऊपर शासन प्रारंभ किया। लेकिन उसके बाद भी ये जो व्यवस्था है ये बरकरार है। इस व्यवस्था को किसी ने भी परिवर्तित करने की योजना नहीं बनाई। एक समय ऐसा आया था जब गांधी और अंबेडकर के बीच में बड़ा विवाद हुआ था इस बात को लेके, कि क्योंकि अंग्रेज जो थे वो अपना राज चलाए रखने के लिए डिवाइड करते थे कि इनको दलितों को कुछ दे दिया जाए, इस वर्ग को कुछ दे दिया जाए। और उसके लिए बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति जो हैं, जातियों को लेके आगे बढ़ने लगे। और ये जो मुद्दा है इतना ज़्यादा बढ़ा कि इसके ऊपर बाद में अंग्रेजों की मध्यस्थता से पूना पैक्ट हुआ। और अंबेडकर ने जो पृथक निर्वाचन का जो आग्रह था उसको छोड़ के और इनके लिए कुछ अलग से जो बिंदु है वो तैयार करवाए, और जाके बाद में कुछ स्थितियां सामान्य हुई। तो जातिवाद को अंग्रेजों ने भी कम करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उस समय हमारा शासन नहीं था, यानी लोकतंत्र नहीं था। इसीलिए हमारी जो हर तरह की इच्छाएं हैं, हर तरह की योजनाएं हैं, उनके ऊपर अमल नहीं हो पाता था और सारी योजनाएं उनके द्वारा ही लागू होती थी। इसीलिए सारा दोष जो है वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, यानी वर्तमान समय में जो प्रशासनिक ढांचा है या सरकारें हैं, उनको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। के.एन. मेनन ने बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी हुए हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा था कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले से बढ़ा है। यानी मेनन जो है ये इंदिरा गांधी के समय ये इनके सचिव भी रहे थे, और उन्होंने ये लिखा कि जातिवाद जो है वो पहले अंग्रेजों के समय था ना, उससे ज़्यादा अंग्रेजों ने तो इसको बढ़ावा दिया, लेकिन अंग्रेज जाने के बाद में भी जातिवाद को कोई भी सरकार है वो कम नहीं कर पाई, बढ़ता ही गया जातिवाद। और ये आज भी बढ़ता रहा है। वोट बैंक बनाकर चुनाव जीतकर सत्ता पर कब्जा करने की राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधियों की आकांक्षा ने इसे हमेशा बढ़ाया, कम नहीं किया है।
अब जाति की बात करें हम, जाति क्या है? अब ये इतनी सारी बातों में आप समझ गए कि जाति एक ऐसा ग्रुप वर्ग है जो आनुवंशिकता पर डिपेंड है, यानी वो उसकी आनुवंशिक संतानें उसी की जाति की होंगी। इसको हम एक सामाजिक समूह के रूप में भी मान लें, जो दूसरों से अपने को अलग मानता है, जिसकी अपनी एक विशेषता है, अपनी परिधि में ही वैवाहिक संबंध करते हैं, जिसका कोई परंपरागत व्यवसाय होता है। एक क्लोज ग्रुप है, ये बंद वर्ग है। ये एक ऐसा वर्ग है, जैसे इसने बताया कि आपस में ही रिश्ते करते हैं ये वो, और एक परिधि के अंदर ही सारे काम होते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, ये दूसरे से कुछ मायनों में अलग होता है। अगर ये इससे बाहर निकलने की सोचते हैं तो इनको पकड़ के खींचने वाले बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए निकल भी नहीं पाते हैं। तो ये परंपरा जो है धीरे धीरे इतनी ज़्यादा विकराल होती गई कि अब ये दूर नहीं हो पाई है। अगला जो वीडियो देखेंगे हम, सांप्रदायिकता की बात अलग होगी, अभी हम जाति की बात कर रहे हैं। यानी जैसे हम हिंदू धर्म के अंदर अलग अलग जातियाँ हैं कि ये मेघवाल जाति का है, ये आपके जाट जाति का है, ये आपके ब्राह्मण जाति का है, ये राजपूत जाति का, ये सुनार जाति का, ये यानी हम एक ही धर्म, मुख्यतः ये जो चर्चा चल रही है ये हिंदू धर्म के अंदर ही जातियों की बात आ रही है। यानी अंग्रेजों ने तो ये प्रथाएं, प्रारंभ की प्रथाएं तो आपके वर्ण व्यवस्था आपके गुप्त काल से लगी थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसको अपने शासन को चलाने के लिए रखी। लेकिन बाद के जो लोकतंत्र स्थापित होने के बाद की जो सरकारों ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, और अभी भी ये स्थिति है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही, घटती नहीं है। अब हम बात करें भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका क्या है, ये हम टॉपिक वाइज देख लेंगे। और इसके लिए आपके जयप्रकाश नारायण है, जेपी ने एक बहुत अच्छी बात कही, आप ध्यान रखना कि जाति भारत में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। यानी दल है जाति, यानी जाति का जो मार्का है वो इतना बड़ा है कि वो अपने आप में ही एक दल है। यानी अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उन, यानी जिनकी संख्या कम है, संख्या के हिसाब से कम है, तो वो जो है अपने आप को स्थापित करने में उनको बड़ा ही संघर्ष करना पड़ता है। जेपी के शब्द हैं ये, जयप्रकाश नारायण के। और अब इन रूपों को हम समझ लेते हैं। पहला हम देखते हैं निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। यानी जो डिसीजन लिए जाते हैं उनमें जातिगत जो संगठन होते हैं ना, वो सरकारों पे दबाव तैयार करते हैं, अपने हितों के अनुसार निर्णय करवाने की कोशिश करते हैं, और उनके हितों से प्रतिकूल अगर कोई बात है तो उसको रोकने का प्रयास करते हैं। हर जाति का एक संगठन है, हर जाति के एक नहीं बहुत सारे संगठन, वो सभी संगठन जो हैं अपने अपने प्रयास करते हैं। चाहे वो SC ST के संगठन है, वो ये सोचते हैं कि हमारा आरक्षण खत्म नहीं हो। OBC के संगठन है, वो ये सोचते हैं कि हमारे आरक्षण में और कोई नहीं घुसे। जर्नल के जो संगठन है वो ये सोचते हैं कि हमारे को भी आरक्षण मिल जाए। तो ऐसा होता भी आ रहा है, उनको भी मिल गया। तो यानी एक्चुअल में क्या है कि ये जो है अब निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं जातिगत संगठन। फिर दूसरी जो बात आती है राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का निर्णय, बहुत बड़ी बात है ये। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं अपने प्रत्याशी जो चयन करते हैं वो जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। यानी जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य है वहां उसी जाति का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का प्रयास करते हैं। यानी वो देख लेते हैं कि इस जाति की यहाँ संख्या ज्यादा है तो उसी का बांटते हैं, उम्मीदवार उतारते हैं। उनको ये पता है कि दूसरा जो उम्मीदवार बहुत ज्यादा योग्य है और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसको बहुत बेहतरीन जानकारी है और ये राजनीति में आएगा तो बहुत कुछ अच्छा करेगा। लेकिन कमी क्या है कि उसकी जो जाति है संख्या बल के हिसाब से इतनी बड़ी नहीं है कि वो उस दल के अंदर अपनी पकड़ बना के टिकट ले आए। तो ये राजनीतिक दल जो जाति के आधार पर प्रत्याशियों का निर्णय लेते हैं, ये आप समझते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं आप ये सभी बातें। तीसरी जो बात है जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। जाति को देख के वोट होते हैं आजकल। मतदान व्यवहार में जातिगत भावना बहुत प्रबल होती है और विशेषतः यहाँ पर इन्होंने समझाया कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जातिवाद सर्वाधिक प्रभावशाली रूप से हावी रहा है। यानी पंचायती राज के जो इलेक्शन है इनमें तो इसका बोलबाला बहुत ज्यादा है। यानी इसमें तो क्लियर कट जो जाति संख्या के हिसाब से कम है तो उसका यानी राजनीति के अंदर यानी इन संस्थाओं के अंदर जीत पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। मैक्सिमम यही रहता है कि जो संख्या के अंदर बड़ी जाति है वो ही अपने उम्मीदवार को जिता के लिए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, आप याद रखना, जातिगत आधार पर मतदान
जाति को देख के ही वोट देते हैं लोग, बाकी ये मेरी जाति का यार दे दो वोट इसको। उनको पता है कि उम्मीदवार एकदम ही राजनीति के लायक नहीं, लेकिन वो सोचते हैं कि यार अपनी जाति का है, दूसरे उम्मीदवार को देंगे, बोले यार वो तो अपनी जाति का नहीं है, वो तो यार बहुत ही होशियार है, अपने उसको जिता दिया तो फिर हमारा तो कुछ कर नहीं पाएगा, वो खुद की जाति का ही करेगा। तो हर व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं मेरी जाति के ही व्यक्ति को वोट दूं। ये मतदान व्यवहार है, जाति के आधार पे होता है। चौथी बात है मंत्रिमंडल के निर्णयों में जातिगत प्रतिनिधित्व। मंत्रिमंडल के अंदर जो है पूरा जो व्यवस्था हर सरकार में ऐसा नहीं है, किसी दल विशेष की बात नहीं करें, वो जाति विशेष के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हैं कि इस जाति के इतने व्यक्ति निर्वाचित होकर आए हैं तो इतनों को हम मंत्री बनाएंगे। अगर कम मानते हैं तो जाति वाले ऑब्जेक्शन करने लगते हैं कि हमारी जाति के इतने विधायक जीत गए, आपने एक कोई मंत्री नहीं बनाया है। तो जबकि हो सकता है कि एक बहुत छोटी जाति है, यानी संख्या के अंदर, बहुत संख्या बल के अंदर छोटी जाति है, उस जाति का कोई उम्मीदवार विधायक जीता हुआ है और वो यानी बहुत ज़्यादा सक्षम है, बहुत अच्छा उसको अनुभव है, बहुत सी तरह की जानकारी रखता है, लेकिन वो वंचित हो जाता है। कारण क्योंकि उसकी जो जाति है संख्या बल के अंदर छोटी है और उसको बनाने से उनको राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको बाहर रख दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है जाति के साथ। फिर आता है जातिगत दबाव समूह। मैंने ये पहले ही बता दिया था, पहला जो बिंदु है वो इसी से जुड़ा हुआ। जातीय संगठन होते हैं वो राजनीतिक महत्व के जो बिंदु होते हैं उनको अपने अनुरूप मोड़ने के लिए दबाव बनाते हैं। ये जाति के दबाव समूह होते हैं, हर जाति के अंदर जातियों के अध्यक्ष होते हैं। ये इस जाति का अध्यक्ष है, ये इस जाति के बहुत सारे अध्यक्ष हैं, वो सभी सरकार पे दबाव बनाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि टिकट ही मेरे को मिल जाए। अच्छा, फिर आता है जाति और प्रशासन। ये बात आप देखो, ये सारा सरकारों ने बांट दिया। पहले संविधान में SC और ST को ही रिजर्वेशन था, उसके बाद में सरकारों ने सोचा कि साहब क्या करें, अब इनको भी राजी करना, इनको OBC को भी दे दिया। ठीक है कि इन्होंने ये नहीं सोचा, संविधान में तो यही कहा गया था SC ST को 10 साल आप रिजर्वेशन देने के बाद में इनकी समीक्षा करें और इनको सामान्य के बराबर अगर पहुंचा दें तो आप आरक्षण बंद कर दें। ये संविधान में कहा था। सरकारों ने उससे 10 साल के अंदर इस तरह की योजनाएं बना के और बराबर लाने की थी, लेकिन सरकारों ने इसको धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते और वर्तमान में भी ये बढ़ता ही आ रहा है। तो दूसरे वर्गों ने भी क्या किया कि साहब हमको भी दे दो, तो OBC को भी दे दिया। उसके बाद में जर्नल की बारी आई, तो अभी पिछले दिनों जर्नल को भी 10% दे दिया आरक्षण। तो ये धीरे धीरे महिलाओं को भी मिल गया, आपके माइनॉरिटीज़ को भी दे दिया, विकलांग को भी दे दिया, एक्समैन को भी दे दिया, सभी को डिवाइड कर दिया। यानी सरकार ने इन सबको राजी करने के लिए, जबकि इस जाति व्यवस्था को ख़त्म करने का कोई प्रयास नहीं किया, वो सब अपने वोट बैंक के लिए सबको राजी करने का प्रयास करते रहे। और इसके लिए बड़े बड़े संघर्ष हुए। हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में जातियों के जो जातीय संगठनों के बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, रोड बंद कर दी, रेल लाइनें उखाड़ दी, पूरे राज्य के अंदर व्यवस्थाएं जो छिन्न भिन्न हो चुकी थी, ऐसी कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो ये जो चीज़ है ये क्लियर कट है कि सरकारों ने भी जाति व्यवस्था को ख़त्म करने का कोई प्रयास नहीं किया। फिर अगला जो बिंदु आता है राज्य राजनीति में जाति। अब स्पेशली ये जो जाति का जो फैक्टर है ये उत्तरी भारत के राज्यों में ज़्यादा है। बिहार है, यूपी, आपके इसके अलावा आपके राजस्थान, इनमें ज़्यादा है। साउथ में थोड़ा कम है उधर भी, लेकिन इसका ज़्यादा जो इफेक्ट है वो उत्तरी भारत के अंदर ज़्यादा है। और ये एक्चुअल में यहाँ पर क्या है कि अंग्रेज़ों का प्रभाव जो था वो ज़्यादा भी था, और ये जो कुछ एक जाति विशेष को उन्होंने परसे दिया और उनको बड़े पदों पे रखा, जिसके कारण क्या हुआ, वो जातियां हमेशा, जो अन्य जो जातियां थी उनको हमेशा यानी अपना क्या बोले अधीनस्थ मानने की नीति के तहत ही उन्होंने काम किया, जैसा अंग्रेज करते आ रहे थे। और वही रहा कि उनकी ये योजना रही कि ये जो जातियां हैं ये मुख्य धारा से न जुड़ जाएं, इसीलिए क्या हुआ कि उनको राजनीति से दूर रखने की ही कोशिश की। अगला जो बिंदु देखें हम, चुनाव प्रचार में जाति का सहारा, जाति का क्लियर कट सहारा लिया जाता है। जो उम्मीदवार जो होते हैं वो जाति वाइज मतलब कमेटियां बनाते हैं और एक जाति के मुखिया को उस क्षेत्र में कैंपेन के लिए भेजते हैं कि यार तेरी जाति के ये जो वोटर हैं इनको तू तैयार कर किया।
तो ये क्लियर कट है, यानी जाति विशेष के जो क्षेत्र होते हैं उसमें उसी जाति विशेष के नेता को चुनाव प्रचार के लिए भेजने का प्रयास करते हैं। और ये जो परंपरा है ये नई नहीं है, बहुत पहले से चलती आ रही है और धीरे धीरे बढ़ी है। अगला जो बिंदु है, जाति के आधार पर राजनीतिक अभिजनों का उदय। अब देखो, जाति के अंदर जो बड़े बड़े संगठन हैं, उन संगठनों के जो पदाधिकारी हैं वो धीरे धीरे क्या हुआ, टॉप लेवल पे चले गए, सरकारों से उन्हें नज़दीकियाँ स्थापित की। और वो जो नज़दीकियाँ हैं धीरे धीरे क्या हुआ, राजनीति के प्रारूप में बदल गई। यानी वो लोग क्या है, टिकट, उन्होंने ये कहा कि साहब हमारे को भी टिकट दो, क्योंकि मैं इस संगठन का अध्यक्ष हूँ, पूरे राजस्थान के इस समाज का मैं मुखिया हूँ। और सरकार उनसे दबाव में भी आती है और उनकी हर एक बात को स्वीकार करती है, उनको बड़ी बड़ी टिकटें मिल जाती हैं, यानी एमपी तक की डायरेक्ट टिकटें उनको दे देती हैं। तो ये क्या है, जाति के आधार पर ये राजनीति के उदय हो गया। ये सारी जो बातें हैं ये राजनीति की भूमिका को क्लियर करती हैं। आप सभी इन सारी चीज़ों को जो है डेली की लाइफ में महसूस करते हैं कि जाति किस तरह से राजनीति को इफेक्ट कर रही है। अब हम बात करते हैं जातिगत राजनीति की विशेषताएं, देख लेते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। अब इसमें आप ये जो संगठन होते हैं इनकी महत्वाकांक्षाएं आप देखते ही हैं, किस तरह की महत्वाकांक्षाएं हैं, और ये अपने जातीय हितों के मुद्दे को ही रख के आगे बात करते हैं। अगर इनसे कभी भी बात की जाएगी ना तो हमेशा हर बात के अंदर अपनी जाति के हित को आगे रखेंगे, चाहे वो जाति सक्षम है या नहीं है उस काम के लिए। वो कहते हैं साहब मेरी जाति को टिकट दो, ये तो हर व्यक्ति क्या है, वो ये नहीं कहेगा कि साहब मेरी जाति के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति सक्षम नहीं है, उस जाति के अंदर ये सक्षम व्यक्ति है, उसको टिकट दे दो, ऐसा वो कभी नहीं कहेगा। क्योंकि जाति का मुद्दा इतना ज़्यादा, ये आप विशेषताएं देखते हैं, आप किसी से बात करें तो ये छुपी नहीं रहेगी। फिर शिक्षा है, शहरीकरण, औद्योगिकरण, ये सब जो चीज़ें हैं ये जातिवाद की भावना पे इतनी ज़्यादा टिक गई हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये इन सब को एकीकृत कर चुकी हैं, ठीक है ना। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को इस प्रारूप में ले आई हैं कि हर जगह, चाहे वो शिक्षा है, आपके औद्योगिकरण, सब जगह जाति दिखती है कि साहब ये इस जाति की कॉलोनी, ये इस जाति की कॉलोनी, इस जाति के लोगों को इस फैक्ट्री में नहीं लिया जाएगा। ये सभी जगह जो है ये इस सेक्टर में इसी जाति के लोगों का दबदबा रहता है, दूसरे लोग आएंगे ही नहीं। पूरी तरह से जाति जो है, जाति का प्रभाव आपको दिखता ही है। अच्छा, फिर क्षेत्र विशेष में कोई जाति जो है वो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली वो होता ही है कि साहब इस क्षेत्र में ये जाति है, इस क्षेत्र में ये सबसे बड़ी जाति है, दूसरी जाति है वो कभी जो है अपना प्रभाव, और ये हम देखते हैं, आपको पता है आपके आसपास जो है पूरे जिले के अंदर या जो बड़ी जाति है जिसका चारों तरफ डंका बजता है, उस जाति के अलावा कोई भी विधायक या सरपंच या एमपी, ये जो है सरपंच तो चलो क्षेत्रीय मुद्दा है, वहाँ पर हो सकता है दूसरी जाति आ जाए, लेकिन विधायक है, आपके सांसद है, इन सभी मुद्दों पे दूसरी जातियां जो हैं एकदम गौण हो जाती हैं, चाहे उनके उम्मीदवार बहुत सक्षम हो। ये देखो आपको दिख जाता है, तो वो प्रभाव जो आपको दिख जाएगा। फिर जाति और राजनीति के अंदर जो संबंध वो गतिशील रहता है, होता है कई बार ऊपर नीचे हो भी जाएगा, दूसरी जाति भी निकल के चली जाती है। वो आपस में राजनीतिक समीकरण ऐसे बैठाते हैं कि एक जाति के 4 उम्मीदवार आपस में खड़े हो गए, उनके वोट कट के साथ तीसरी जो दूसरे नंबर की जाति है वो जीत जाए, ऐसा होता है। लेकिन प्रभाव क्या है, जाति से जुड़ा रह गया। अब हम देखते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। अब मैंने ये सारी बातें करी हैं, अभी आपको लगता है कि सारा सब बकवासबाजी, ऐसा नहीं है। इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी, सकारात्मक भी हैं। क्या अच्छा है देखें, एक तो इसमें क्या हुआ कि लोगों को एक सूत्र में बांधा है। ये जो अभिमान है कि साहब ये मेरी जाति का है, ये सब होने से क्या हुआ कि लोगों में एक सूत्र में बंधने का जो काम पहले कम था वो अब दूर दूर के लोग भी क्या हुआ इन जातीय पंचायतों के माध्यम संपर्क में आ रही है। संपर्क इतना बड़ा है कि एक दूसरे के इस तरह से काम आए कि वो अन्य समस्याओं में भी सहायता करने आए, ठीक है। तो इसका कई जगह फायदा भी है, शासन में भी फायदा हुआ कि साहब ये मेरी जाति का, साहब इंटरव्यू में इसको पास कर दो, तो ये एक आदमी को नौकरी मिली, इसका फायदा भी मिला है। उधर जातीयता का प्रभाव आया लेकिन इधर एक व्यक्ति को फायदा भी मिला है। सामाजिक एकता बढ़ी है, समाज में समरसता बढ़ी है, ये समाज के अंदर जो है विकास की भावना आई, ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए ऐसा। फिर जाति की राजनीति ने लोगों में सक्रियता बढ़ाई है कि यार मेरी जाति का जो व्यक्ति है ये छोटी यानी ये जो है जनसंख्या में छोटी जाति है, लेकिन इस जाति का उम्मीदवार मैं कैसे जीताऊं, मैं उनको तोड़ूंगा, ये करूंगा, तो मैं मेरी जाति को नहीं टूटने दूंगा। यानी उसमें राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है। पहले ये था
कि यार चलो कोई नहीं, हम जीत नहीं पाएंगे। फिर ये होता है कि मेरी जाति के अंदर इतने हैं तो क्या मैं इनको इकट्ठा कर पाऊंगा। तो ये सक्रियता जो है वो बढ़ी है, और इससे क्या हुआ कि कुछ एक लोगों में समाज सेवा करने की भावना भी बनती है कि यार वो कि मैं मेरे समाज के लोगों को कुछ करूं, मैं उनके लिए कुछ योजनाएं बनाऊं। तो वो जो है जाके आगे कुछ उनको राजनीतिक फायदा देती हैं, या वो आगे जाके किसी जाति खापों के अंदर किसी उच्च पदों पे व्यवस्थित होते हैं, तो इसका भी वो दिमाग में ख्याल रखते हैं कि ये ऐसा जो है मेरे कहीं ना कहीं काम में आ जाएगा। अच्छा, फिर आगे की बात करें हम, इसमें क्या होता है, ये जो सक्रियता है ना जातियों की, इस सक्रियता से समाज के अंदर एक आर्थिक ताकत जो है, यानी राजनीतिक सामाजिक आर्थिक, इस ताकत को बढ़ावा दिया है इसमें। पहले इसमें क्या था कि एक मतलब निराशा थी, और अब धीरे धीरे इस जातियों में एकजुटता से क्या हुआ कि बहुत इसका फायदा मिला है। बहुत सी जगह जाति विशेष ने अपने आप को इतना ऊंचा स्थापित कर लिया कि उसके बहुत सारे जो समाज के लोग हैं उन्होंने उनको वहाँ एडजस्ट कर लिया, उनको काम मिला है, अच्छी बात है ये। फिर इसके कारण एक समाज को जो ढांचा है, अगली बात हम करें, समाज के ढांचे में बदलाव आया है। इनका खान पान है, वेशभूषा, रहन सहन, इन सब में आपस में मिलना जुलना बढ़ा ना, इनसे क्या हुआ कि इन सभी के अंदर ऐसी ऐसी बातें आई कि साहब अपनी जाति के लोग वहाँ ऐसा कर रहे हैं, अपन क्यों नहीं कर रहे ऐसा। तो वो जो चीज़ें हैं वो सारे आचार विचार इनके अंदर धीरे धीरे आए, और इनमें क्या हुआ कि बहुत दूर तक की जो बातें हैं वो आई, यानी समानताएं बढ़ी हैं इससे। इसके बाद में इन सब में एक ऐसी बात भी निकल के आई है कि यानी ये धीरे धीरे क्या है कि इनमें जो पद सोपानी संबंध थे वो धीरे धीरे जातियों में कम हुए हैं। उनमें यानी ये रूडोल्फ ने ऐसी बात कही थी, ये संबंध जो है इनमें यानी सदस्यों के बीच में, जातीय सदस्यों के बीच में समानता आई है। तो ये आप महसूस करते हैं, देखते हैं कि साहब ये कोई बात नहीं है, छोटा है ये, लेकिन फिर भी अच्छा कर रहा है तो इसको समर्थन करें हम, पहले ऐसा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जातियों के बीच में एकजुटता के कारण। अब देखते हैं हम नकारात्मक, सकारात्मक देख ली, अब नकारात्मक देख लेते हैं। नकारात्मक अब देखो, एक तो है बंधुत्व और एकता की भावना को हानि पहुंची है। हम जाति की बात करें तो हम दूसरे को तो चाहे हमको पता है कि बहुत सक्षम है, बहुत योग्य है, लेकिन उसको हमको दबाए रखना कारण क्योंकि ये दूसरी जाति का है, क्योंकि ये अगर आ जाएगा तो हमारा इससे कोई यानी लाभ नहीं होने वाला है। यानी इससे क्या होगा, एकता की भावना को हानि होगी, बंधुत्व की भावना और जातीय संघर्ष बढ़ेंगे, वैमनस्यता बढ़ेगी, ठीक है ना। और ये जो है धीरे धीरे वातावरण को दूषित करते हैं। इसमें बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। जैसे बहुत दिन पहले गुजर मीणाओं के बीच में, दो जातियों के बीच में तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था। ऐसे बहुत गाँव में भी हो जाते हैं आपस में। तो इसमें क्या होगा, वातावरण में अमन चैन शांति, ये सब जो है संघर्ष और अशांति के रूप में दिखते हैं ये। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बड़ा नुकसान भी करती हैं समाजों का, और बहुत सी जगह फ़ायदा भी देती हैं। तो हम नुकसान की ही बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर जो चुनाव होते हैं इसमें, अब जाति के आधार पे चुनाव हो रहा है, जाति के हिसाब से अपन वोट डाल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, योग्य आदमी तो जीत ही नहीं पाएगा ना। अपने वो लगा कि यार साहब अपनी बड़ी जाति है, इसका जिता देंगे, पता है वो अयोग्य है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। पंचायत के अंदर हो, चाहे वो आपके विधानसभा क्षेत्र में हो, चाहे वो सांसद क्षेत्र में हो, चाहे वो कोई दूसरा क्षेत्र हो, पता है कि वो कुछ से बेहतरीन नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको हम जिताएंगे, एक योग्य को हम हरा देते हैं। कारण क्योंकि हमारे जो दायित्व के बोध यानी यानी अंडरस्टैंडिंग जो है उनको नहीं समझा, हमने जातीय वफादारी के ऊपर आ गए, जिसके कारण क्या हुआ, ये सब हमने झेला। और इस झेलने के कारण ये क्या हुआ कि देश आज इस घातक स्थिति में आया हुआ है। और ये चीज़ें जो है लंबे समय तक चलती जाएंगी तो आगे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके आगे की बात करें हम, इसमें जो एकता, भाईचारा, इनमें बाधा आई है बहुत सी जगह है। यानी इसमें यानी जातीय जो श्रद्धा तैयार होगी, जातीय भक्ति तैयार होगी, और ये जो भक्ति है ये इसके पीछे है ना देशभक्ति की भावना छुप गई। हमने देश को एक किनारे कर दिया और हमने क्या कि जातियों की बात आ गई। जब सरपंच के चुनाव होते हैं ना तो हम बात कर देते हैं जाति की, हम बड़े मुद्दे जो हम उनको भूल जाते हैं कि क्या होना चाहिए, फिर हम जाति के ऊपर आ जाते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि पंचायती राज के अंदर जातीय जो फैक्टर है वो ज़्यादा हावी होता है। इसके बाद में
जाति के आधार पे जो दल तैयार हो जाते हैं, ये जो दल हैं ये लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहतरीन नहीं है। बहुत सारे दल तो सिर्फ जाति के ऊपर ही डिपेंड है, वो उसी जाति को आधार मान के चलते हैं, ये गलत है। इसके जो आगे की बात करें हम, तो इसमें जो अल्पसंख्यक जातीय समुदाय, जो भी हम जाति समुदाय का हम आगे भी देखेंगे। जो जनसंख्या में अल्पसंख्यक का मतलब हम बात कर रहे हैं जो संख्या में कम है, वो असुरक्षित महसूस करते हैं। उनको लगता है कि यार साहब वोट नहीं डाले, और जिसको डाल दिया वो हार गया तो भी तेरे को मारेंगे, ठीक है ना, और जीत गया तो भी तुम्हारा काम नहीं होना। तो यानी वो हमेशा असुरक्षित ही महसूस करते हैं। और सरकार भी हमेशा क्या करती हैं, बड़े और शक्तिशाली जातीय संगठन के दबाव में काम करते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि एक संपूर्ण समाज के अंदर ऐसी जो बेहतरीन योजनाएं आनी चाहिए सरकार की, वो नहीं आ पाती हैं। और कभी कभी ये जो जातीय संगठनों के आंदोलन इतने बड़े हिंसक रूप ले लेते हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत बड़ी हानि होती है राज्य की, राष्ट्र की, व्यापार को भी नुकसान होता है, संपत्ति का नुकसान होता है। और इसके बाद में हम बात करें कि इससे क्या होता है, लोकतंत्र की भावना जो है वो पूरी तरह से खत्म सी होती है। यानी लोकतंत्र की भावना का विरोध है, ये विरोध में है जातिवाद की बात। तो इससे समाज में फूट, विघटन, संकीर्ण हितों को प्रोत्साहन, बढ़ावा मिलता है। और मैं अंत में जो बात करूं उसमें ये बात आप बार बार देखते हैं, वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा। इस जातिवाद ने क्या किया है, राजनीतिक दल और नेता किसी जाति को अपना वोट बैंक बनाने तो उसकी उचित अनुचित सब बातों और मांगों का समर्थन करते हैं। अनुचित को भी मान लेते हैं कि साहब ये करेंगे, साहब वोट दे दो, तुम्हारी बड़ी जाति है तुम दे दो, ठीक है ना। ये राष्ट्र के लिए घातक है। ये जो चीज़ें हैं ये अगर लंबे समय तक चली तो हमारे देश का जो भविष्य है वो बहुत अंधकारमय है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट्स और मेरे साथी सभी ने इस वीडियो के अंदर ये सारी जो बातें समझी हैं, इन बातों को देख के आपको लगता है कि एक्चुअल में ये जो जातिवाद है ये अभी जैसे कोरोना चल रहा है ना, फैल रहा है, किस तरह से रुक नहीं रहा है, वैसे ही फैल रहा है। ये पहले कैंसर और एड्स की बात करते हैं, अब हम कोरोना की बात कर लें। इसका निदान अब कह रहे हैं ना कि जैसे असंभव सा लग रहा है वैज्ञानिकों के लिए, तो ये जातिवाद जो है वो ऐसा बात नहीं है, असंभव है। हम लोग ये भी नहीं कहते कि चलो कोई एकदम से कंप्लीट इसको हटा दें। बहुत सारे संगठन ऐसे कहते हैं कि इसको कंप्लीट हटा दें, लेकिन हट नहीं पाएगा। हट नहीं पाए तो इसके ऊपर जो है बड़े राजनीतिक दल हैं या बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस पे ध्यान देना है कि हमको एकदम निष्पक्ष होकर सभी तरह के निर्णय लेने, चाहे मुझे हार स्वीकार क्यों न हो। तो ये जो बातें जब आ जाएंगे तब उस क्षेत्र का सही विकास हो पाएगा। तो ये बातें जो हैं इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इन बातों को आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे ना, तब जाके उनमें कुछ जागरूकता आएगी, ताकि क्या वो लोग है ना रियल में समाज की अग्रणी लाइन के अंदर खड़ा होके सबके विकास के लिए योजना बना सकें। हम बात कर देते हैं कि सभी का विकास हो, लेकिन जब रियल में काम होने लगता है ना तो कि यार ये तो मेरे लिए ही हो, दूसरे के लिए नहीं हो। तो इस टॉपिक के अंदर हमने सारी बातें कर ली। जाति क्या है, जातिवाद क्या है, राजनीति में जाति की भूमिका क्या है, जातिगत राजनीति की विशेषताएं क्या हैं, इसके नकारात्मक सकारात्मक सभी पक्ष देख लिए और एक कंक्लूजन है वो भी आप तक पहुंचा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँचें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रारंभ से अंत तक हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।